सुबह की हल्की हल्की ठंड थी, लेकिन सपना के दिल में एक ठंडी बर्फ थी जो कभी नहीं पिघलने वाली थी। सपना की उम्र तब सिर्फ 10 साल की थी जब उसकी माँ मंजरी का अचानक बीमारी से निधन हो गया। सपना के पिता के बारे में उसने सुना था कि सपना के जन्म के बाद ही उनका देहांत हो गया था। शव यात्रा के दिन पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। मोहल्ले की औरतें फुसफुसा रही थी, अरे बेचारी, अब इस बच्ची का क्या होगा। सुरेश मामा के घर जाएगी, बस भगवान अच्छा करे। सपना की माँ सुरेश मामा की सगी बहन थी। मामा सुरेश और मामी ललिता बाहर खड़े थे, चेहरा तो उदास बनाए हुए, लेकिन आंखों में कहीं एक अलग सी जल्दी थी, जैसे किसी बोझ को उठाकर जल्द से जल्द जगह बदल देनी हो। मामी ने धीरे से मामा के कान में कहा, देखो सुरेश, हमें सपना को तो ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन काम काज में लगा देंगे वरना सिर पर बैठ जाएगी। मामा ने हल्की सी हामी भरी, हाँ हाँ, दो मुंह का खर्चा और बढ़ेगा, फालतू प्यार में बिगाड़ने की गलती मत करना। सपना ने अपनी माँ की चिता से आंखें नहीं हटाई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस एक खालीपन सा लग रहा था। गांव से शहर के रास्ते में सपना के छोटे से बैग में बस 2 जोड़ी कपड़े, एक पुरानी गुड़िया और माँ मंजरी की तस्वीर थी। ललिता मामी के घर पहुँचते ही दरवाजे से ही आवाज़ आई, ये कौन है। ये आवाज़ थी उनकी बेटी रानी की, जिसकी उम्र 9 साल थी। मामी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे तेरी गांव वाली बुआ की बेटी है सपना, अब हमारे साथ रहेगी। रानी ने ऊपर से नीचे तक सपना को घूरा और नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, छी, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, और तुम इस घर को अपना घर समझने की भूल मत करना। सपना को रानी की बात समझ में आ रही थी। उसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पहली ही रात खाना सबके बाद मिला, और वो भी बचे हुए चावल जो ठंडे और सख्त हो चुके थे। मामी ने प्लेट रखते हुए कहा, देख, यहाँ खाने का ढंग यही है, पहले घर के लोग खाएंगे फिर तू। दिन बीतने लगे। सुबह सूरज निकलने से पहले सपना उठ जाती। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना, ये सब उसका रोज का काम था। मामा मामी के दोनों बच्चे स्कूल जाते और सपना को भी जाने का मन करता, लेकिन मामी का एक ही जवाब होता, स्कूल जाने से पेट नहीं भरता, काम करने से भरता है। कभी कभी सपना छुपकर मोहल्ले के स्कूल के गेट से बच्चों को देखती, उनकी हंसी सुनती और अपनी गुड़िया को पकड़े बस सपने बुनती। एक दिन मामा के बेटे मुकेश ने जोर से चिल्लाकर कहा, माँ, सपना ने मेरे लिए पानी लाने में देर कर दी। मामी ने गुस्से से झाड़ू उठाया और सपना को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को इंतज़ार कराने की। सपना चुपचाप रोती रही। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई आवाज़ नहीं थी। बरसात का मौसम था। मामा के घर का आंगन पानी से भरा हुआ था। घर का छोटा सा आंगन कच्ची मिट्टी का था, जिसमें हर ओर बारिश का पानी जमा था। सपना नंगे पांव उस पानी में उतरकर छप्पर से गिरते पानी को तसले में भरकर बाहर डाल रही थी। भीतर से मामी की कड़क आवाज़ गूंजी, अरे सपना, ज़रा जल्दी कर, फिर रसोई में आकर बर्तन भी धोना है, और सुन, पानी बाहर गिरा देना वरना मच्छर पनपेंगे। सपना के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और पाँव में कीचड़। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जुबान पर ताले लगे थे। रात को जब मामी के बच्चे ताज़ा गरम गरम खाना खा चुके होते, सपना को वही बासी बचा हुआ खाना थाली में डालकर दे दिया जाता। सपना को ना नया कपड़ा मिलता, ना पसंद का खाना। घर के बच्चों के बाद बचा हुआ वही बासी खाना उसकी थाली में डाल दिया जाता, वो भी जैसे कि उस पर कोई एहसान कर रहे हो। रात को खाने के समय मामी अपने बच्चों से, अरे मुकेश, रोटी पूरी खा ले, बर्बाद मत कर। मुकेश, नहीं मम्मी, ये तो बासी हो गई है, मैं ताज़ी लूँगा। मामी, ठीक है, तो ये बासी सपना को दे देंगे। सपना बासी रोटी चुपचाप खा लेती, कभी कभी तो उसे बर्तन से खुरच कर निकली दाल दी जाती। मामी, देख सपना, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, तू तो बासी भी खा लेती है ना, वैसे भी तेरी आदत हो गई है। सपना, जी, निगलते हुए आंसू रोकते रोकते। रात में जब वो थोड़ा लेटती तो उसे वह दिन याद आता जब उसकी माँ का निधन हो गया था। मामा मामी ने सबसे कहा था, हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे, लेकिन अब हकीकत कुछ और है।
मामा मामी ने उसे अपने घर में जगह तो दे दी, लेकिन उसे एक बेटी की तरह नहीं बल्कि काम करने वाली की तरह रखा है। उनका घर मोहल्ले के बीचों बीच था। गली में बच्चे खेलते, औरतें चौखट पर बैठकर गपशप करती और चाय वाले की कड़क चाय की खुशबू हवा में फैलती। पड़ोस की श्यामली आंटी को सपना पर तरस आता था। एक दिन उन्होंने मामी से कहा, बहन ये बच्ची है, इसे इतना काम क्यों करवाती हो, खेलने दो। मामी नाक सिकोड़कर, अरे दीदी ये खेल खेल में कहीं गिर पड़ गई तो लेना का देना हो जाएगा, और वैसे भी घर के काम करेगी तभी तो सीखेगी। श्यामली आंटी ने सपना को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बेटा आजा, थोड़ी देर मेरे यहाँ बैठ जा। मामी तुरंत, नहीं नहीं अभी तो इसे आटा गूंथना है। सपना फिर वापस रसोई में भेज दी गई। एक दिन पड़ोसियों की बातें सुनकर मामा ने उसे पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया था, लेकिन पढ़ाई उसकी प्राथमिकता नहीं थी, क्योंकि मामी उसे हर रोज़ हिदायत देती और कहती, सीधी घर आना, रास्ते में किसी से बातें मत करना, वरना खाना बनाने में देर हो जाएगी। स्कूल में उसकी दोस्त पूजा अक्सर पूछती, सपना तेरे पास तो कभी नई पेंसिल भी नहीं होती, मामा मामी तुझे कुछ लाकर नहीं देते क्या? सपना मुस्कुराकर झूठ बोलते हुए, अरे मेरे पास है लेकिन घर भूल आई। असल में सपना की कॉपी में जगह जगह पुराने पन्ने चिपके रहते, पेंसिल आधी टूटी हुई और बैग भी मामा के बच्चों का पुराना। मामी के दोनों बच्चे रानी और मुकेश सपना को नौकरानी कहकर चिढ़ाते थे। मुकेश, अरे नौकरानी मेरा बैग ला। रानी, अरे जा मेरा टिफ़िन निकाल कर उसे साफ़ कर देना, ज़रा ठीक से, पिछली बार तूने ठीक से साफ़ नहीं किया था। सपना, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मुकेश, तो फिर कौन है, मालकिन? ही। दोनों उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगते। ललिता कभी उन्हें डांटती नहीं बल्कि हंसकर कहती, अरे बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं। सपना का स्कूल मोहल्ले से आधा किलोमीटर दूर था। सुबह सुबह वो मामा के बच्चों के टिफ़िन बनाती, उनके यूनिफॉर्म प्रेस करती, फिर अपने लिए पुरानी सलवार कमीज़ पहनकर निकलती। पैरों में कभी कभी चप्पल भी नहीं होती। बरसात में कीचड़ में पैर गंदे हो जाते तो क्लास में लड़कियां हंस देती। एक दिन स्कूल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम था। सब बच्चों के हाथ में नई नई राखियां थी। पूजा ने सपना से पूछा, तूने अपने भाई को राखी बांधी? सपना धीरे से, नहीं मेरे पास तो राखी भी नहीं है। पूजा, अरे मैं अपनी एक दे दूँ? नहीं, मामी डांटेगी। वो पूरे दिन चुप रही। शाम को घर आई तो रानी ने हंसते हुए कहा, तेरे पास राखी नहीं है? हाँ हाँ देख मेरे पास कितनी है। तू तो अनाथ है, तेरे लिए कौन लाएगा? सपना ने चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंसू पोंछे। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मामी ने सपना को छत पर भेजा कि बाल्टी रख दे, वरना पानी कमरे में टपक जाएगा। छत पर पहुँचते ही सपना का पाँव फिसल गया और उसका घुटना छिल गया। खून बह रहा था, लेकिन जब नीचे आई तो मामी ने बस इतना कहा, अरे ये तो हल्की सी खरोच है, नाटक मत कर। श्यामली आंटी ने पट्टी बांधी और चुपचाप सपना को एक पकौड़ी का टुकड़ा भी दिया। सपना ने आंखों में आंसू लिए वो पकौड़ी खाई, क्योंकि शायद बहुत दिनों बाद उसने गरम खाना चखा था। शाम को सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाते तो सपना आंगन में बैठकर आसमान के तारों को देखती और मन ही मन सोचती, काश कोई होता जो मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाता। काश मुझे भी गरम खाना, नया कपड़ा और स्कूल के बाद खेलने का वक्त मिलता। काश मेरी माँ जिंदा होती। लेकिन अगले ही पल मामी की तेज़ आवाज़ गूंजती, अरे सपना ये क्या कर रही है बैठी बैठी, चल बर्तन धो। और उसके सपने अधूरे रह जाते। त्योहार के समय जब रिश्तेदार आते तो मामी सपना को कमरे में छुपा देती, तू ज़्यादा घूमना फिरना मत, वरना सबको तेरी हालत का पता चल जाएगा। मोहल्ले की गली में चंपा चाची रहती थी, जो हर घर की खबर रखती थी। एक दिन उन्होंने मामी से कहा, अरे ललिता सुन, ये सपना अब बड़ी हो रही है, कहीं इधर उधर लड़कों से बात ना करने लगे। मामी चिढ़कर, हाय हाय भगवान बचाए, ये तो हमारी इज्जत का सवाल है। उस दिन से मामी ने सपना पर और नज़र रखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि स्कूल जाते वक्त भी कह देती, सीधी सीधी जाना, किसी से हंसकर बातें मत करना, वरना तेरी खैर नहीं। दिवाली का समय था।
पूरा मोहल्ला सजा हुआ था। बच्चों के हाथों में फुलझड़ियाँ थी और घर घर में मिठाइयों की महक थी। सपना भी मन ही मन चाहती थी कि उसे भी नए कपड़े मिले, लेकिन मामी ने कहा, तेरे लिए पिछले साल की सलवार कमीज़ है ना, वही पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है। जब सब बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, सपना आंगन में बर्तन मांज रही थी। श्यामली आंटी ने उसे पुकारा और एक रसगुल्ला दिया। लो बेटी, मिठाई खा लो, त्योहार सबके लिए होता है। सपना की आंखें भर आई। उसने रसगुल्ला ऐसे खाया जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली हो। एक बार सपना का बुखार 102 डिग्री तक पहुंच गया। वो बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन मामी ने कहा, अरे थोड़ा काम करने से क्या हो जाएगा, बर्तन धो और खाना खा ले, नहीं तो कल का खाना भी बर्बाद हो जाएगा। मामा ने धीमे स्वर में कहा, छोड़ देना ललिता, बच्ची बीमार है। मामी, अरे बीमार नहीं, आलसी है। सपना ने आंसू पोंछे और घिसटते हुए बर्तन धोने लगी। एक दिन मुकेश की एक किताब गुम हो गई। सीधे सपना पर इल्ज़ाम लगाया गया। मुकेश, तूने मेरी किताब चुराई है। सपना, नहीं, मैंने नहीं ली। मामी, झूठी, तेरे मरे माँ बाप ने यही सिखाया है। ये सुनते ही सपना का दिल टूट गया। वो भागकर आंगन में बैठ गई और देर तक रोती रही। श्यामली आंटी ने आकर दिलासा दिया, बेटी सब्र रख, भगवान सब देख रहा है। अगले दिन किताब बिस्तर के नीचे मिली, लेकिन मामी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। सपना को मोहल्ले की एक और बुजुर्ग महिला रमा देवी दादी से थोड़ा सुकून मिलता था। दादी उसे कहानियाँ सुनाती, सत्यवती, सीता और सावित्री की, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपना जीवन संवार लिया। रमा देवी, बेटी तेरे लिए भी एक दिन राजकुमार आएगा जो तुझे इन सब से दूर ले जाएगा। सपना हंसते हुए, दादी राजकुमार तो बस कहानियों में होते हैं। दादी, नहीं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दिन बीते गए। सपना अब जवान हो गई थी, लेकिन घर में उसकी हालत वैसे ही नौकरों जैसी थी। लेकिन एक बार ललिता की चचेरी ननद ने कहा, भाभी सपना तो बड़ी हो रही है, इसके लिए अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। लड़की अपने घर चली जाएगी तो आप सबको भी राहत मिलेगी। ललिता मामी जल्दी से, अरे दीदी अभी कहाँ, अभी तो इसकी उम्र ही कितनी है, पहले घर के कुछ काम धंधे तो सीख लेने दीजिए। असल में ललिता मामी सोच रही थी कि जितनी ज़्यादा सपना उनके घर रहेगी उतना ज़्यादा काम करवाया जा सकेगा। सपना की हालत एक मुफ्त की नौकरानी जैसी थी। धीरे धीरे सपना ने सीख लिया था चुप रहना, काम करना और अपने मन के सपनों को किसी से ना कहना। वो पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन मामी हमेशा कहती, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा देने से सिर चढ़ जाती हैं, बस घर के काम सीख ले। रात को जब सब सो जाते तो पुराने अखबार और किताबें पढ़ती। उसे लगता कि एक दिन पढ़ाई ही उसका सहारा बनेगी। सपना अब 19 साल की हो चुकी थी, लंबी, गोरी और सादा सी, लेकिन चेहरे पर एक मासूमियत थी जो उसे भीड़ में अलग बना देती थी। उसकी सुंदरता छिपी रहती थी क्योंकि मामी हमेशा उसे पुराने, अपनी बेटी रानी के छोड़े हुए कपड़े देती थी। एक दिन मामा मामी के यहाँ कुछ मेहमान आए। उसमें से एक बुजुर्ग सज्जन थे जो सुरेश मामा से फुसफुसाकर कुछ कह रहे थे। मेरे चचेरे बड़े भाई का एक बेटा है, लेकिन विधुर है। अच्छा घर है, लेकिन एक बच्चा है। अगर आपकी लड़की तैयार हो तो। उसी दिन मामी और मामा कमरे में बैठकर फुसफुसा रहे थे। सपना ने अनजाने में सुन लिया। मामा, देख ललिता, अभी लड़की जवान हो रही है, मोहल्ले वाले बातें करने लगे हैं। मामी, हाँ अब इसको निपटा ही देते हैं जल्दी से, वैसे भी कब तक इसको घर पर बिठा कर रख सकते हैं, घर में बैठी बैठी हमारे खर्चे ही बढ़ा रही है। मामा, एक विधुर है, इसी शहर में रहता है, अच्छा खासा कमाता है, उम्र में करीब 30 साल का है, एक बेटा भी है 5 साल का। मामी, वो क्यों शादी करेगा। मामा, अरे उसे घर संभालने वाली चाहिए, बच्चा है, देखभाल कौन करेगा, और हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। सपना को ये बातें अनजाने में सुनाई दे गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रात को उसने मामी से पूछ ही लिया, मामी आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कराना चाहती हो। मामी ने तुनक्कर जवाब दिया, क्योंकि तू हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को जितनी जल्दी उतार फेंके उतना अच्छा। वैसे भी
तेरे जैसे अनाथ लड़की के लिए अच्छा रिश्ता है। सपना की आंखें भर आई। लेकिन मामी, मैं तो पढ़ना चाहती थी। मामी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, पढ़ाई से रोटियां नहीं मिलती, और तू कोई रानी महारानी नहीं है कि तेरी इच्छा चले। रानी ने कान में चुटकी लेते हुए कहा, देख भाग्य चमक गया तेरा, इतना अमीर आदमी मिल रहा है। 2 दिन बाद मामी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। सपना, आज साफ सुथरे कपड़े पहन लेना, कुछ लोग आ रहे हैं। सपना, कौन लोग? मामी हंसते हुए, तेरे भले के लिए है, तू बस वैसे ही रहना, ज़्यादा बोलना नहीं। सपना का मन घबरा रहा था, दिल धक धक करने लगा। वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी अब किस मोड़ पर पहुंचने वाली है। उस दिन शाम को मामा मामी और आए हुए मेहमान ड्राइंग रूम में बैठकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मामा, देखिए शर्मा जी, हमारी सपना सीधी सादी है, घर का सारा काम जानती है। शर्मा जी, हमारे राजीव को भी वैसी ही चाहिए। मामी, और बच्चे की देखभाल भी अच्छे से कर लेगी। शर्मा जी, हाँ बस एक बात है, राजीव विधुर है। उनका बेटा 5 साल का है, उसे कोई एतराज़ तो नहीं है? मामा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ, बच्चा बच्चा ही होता है। अगले दिन माँ मामी ने उसे अकेले में बुलाया और समझाना शुरू किया। सुन सपना, तेरे लिए अच्छा रिश्ता आया है। राजीव अच्छा खासा कमाता है, बड़ा घर है, गाड़ी है। बस उसकी पहली बीवी की देहांत हो गई थी और एक बेटा है उसका। सपना, लेकिन मामी मैं तैयार नहीं हूँ। मामी तेज़ आवाज़ में, तेरे पास और कौन सा ऑप्शन है? मामा उससे प्यार से समझाते हुए कहते हैं, बेटी ये रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तू हाँ कर दे। यहाँ ज़िंदगी भर नौकरानी बनी रहेगी क्या? सपना चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके दिल में डर था, लेकिन वो जानती थी मामा मामी का फैसला पत्थर की लकीर था और मामा मामी के फैसले के आगे उसकी कोई नहीं सुनता। शर्मा जी, जो मेहमान आए थे दरअसल राजीव के चाचा जी थे। राजीव 30 साल का एक नामी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। पहली पत्नी नेहा की मौत आरव के जन्म के समय ही हो गई थी। तब से राजीव ने खुद बच्चे की परवरिश की थी, लेकिन घर में औरत का हाथ ना होने के कारण मुश्किलें बढ़ गई थी। चाचा जी ने राजीव को समझाया, देखो लड़की गरीब है लेकिन सीधी सादी और घरेलू है। तुम्हें अपने बच्चे के लिए भी माँ मिलेगी और घर में सुकून भी। राजीव ने थोड़ी सोचकर हामी भर दी। मामी ने सपना से कहा, शादी बड़ी धूमधाम से नहीं होगी, इतना खर्चा हम नहीं कर सकते। मंदिर में फेरे होंगे, फिर सीधा ससुराल। शादी के दिन सपना ने लाल रंग की पुरानी साड़ी पहनी जो उसकी माँ की थी। मंदिर में सिर्फ मामा मामी, राजीव, आरव, चाचा जी और पंडित जी मौजूद थे। फेरे खत्म होते ही विदाई के समय सुरेश मामा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जा सपना बेटी, अपने ससुराल जा, अब वही तेरा अपना घर होगा। अब तू राज करेगी, लेकिन हमें भूल मत जाना। मामी ने भी कहा, हमारे बारे में अपने ससुराल वालों से अच्छी अच्छी बातें कहना। गाड़ी में बैठते समय उसने पीछे मुड़कर मामा मामी को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ हल्की सी औपचारिक मुस्कान थी, ना प्यार ना आंसू। सपना के मन में मिश्रित भाव थे, एक और डर, दूसरी ओर एक हल्की सी उम्मीद कि शायद नया घर उसकी ज़िंदगी बदल दे। सपना जब अपने पति राजीव के घर पहुंची तो देखकर दंग रह गई। 5 कमरों का बड़ा घर, खूबसूरत बगीचा, नौकरानी शकुंतला और सबसे प्यारा 5 साल का नन्हा आरव। राजीव का घर बड़ा और खुला था। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग, ड्राइंग रूम में सोफे पर सजे कुशन और बाहर हरे भरे पौधों का बगीचा। नौकरानी शकुंतला ने दरवाज़ा खोला और हंसते हुए कहा, आइए बहू रानी, स्वागत है आपका आपके नए घर में। ये रहा आपका अपना घर, अब संभालिए इसे। आरव ने दौड़कर राजीव के पीछे से झांका और धीरे से पूछा, ये आंटी कौन है? ये आपकी नई मम्मा है बेटा, जाओ उनके पास। आरव, ये मेरी मम्मा है? राजीव, हाँ बेटा, अब ये तुम्हारी मम्मा है। आरव ने मासूमियत से सपना का हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जो सपना ने कभी महसूस नहीं की थी। पहली रात राजीव ने साफ शब्दों में कहा, मैं जानता हूँ कि अभी तुम बहुत छोटी हो ये सब संभालने के लिए, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ संभल जाएगा। आरव, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरव को माँ का प्यार दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब समय के साथ ठीक हो जाएगा।
सपना ने सिर हिलाया, लेकिन मन में अभी भी संकोच था। एक नई जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधे पर आ गई थी। वो संकोच में थी। वो सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। उस रात वो सोचती रही, शायद मेरी किस्मत अब बदलने वाली है, या फिर एक नई कैद में आ गई हूँ। नया घर, नई शुरुआत। शादी के अगले दिन सुबह सपना जल्दी उठ गई। मामा के घर में रहते हुए वह रोज़ सूरज उगने से पहले काम शुरू कर देती थी, तो आदत यहाँ भी वही थी। वो किचन में गई तो देखा कि शकुंतला पहले से ही नाश्ता बनाने में लगी है। शकुंतला, अरे बहू जी, आप इतनी जल्दी? यहाँ तो आप आराम से उठ सकती हैं। सपना, नहीं, मैं भी मदद कर दूंगी। दोनों साथ काम करने लगी। शकुंतला ने धीरे धीरे घर के बारे में बताना शुरू किया। कौन कौन पड़ोसी है, किससे बचकर रहना है, और कौन राजीव के खास है। राजीव सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। सपना, मैं शाम को 7 बजे तक आ जाऊंगा। आरव का ध्यान रखना। उसका लहजा ना बहुत ठंडा था, ना बहुत अपनापन भरा, बस एक जिम्मेदारी जैसा। सपना ने चुपचाप सिर हिलाया। आरव स्कूल जाने से पहले सपना के पास आया और बोला, मम्मा, मेरे टिफ़िन में आज आलू के पराठे रखना। ये मम्मा शब्द सुनकर सपना का दिल पिघल गया। शायद पहली बार किसी ने उसे इतने अपनेपन से बुलाया। दोपहर में दरवाजे पर घंटी बजी। सामने एक हंसमुख औरत खड़ी थी, नीली साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। नमस्ते, मैं सीमा अग्रवाल हूँ, सामने वाले घर से। सुना था राजीव जी की शादी हुई है, सो मिलने आ गई। सपना, आइए भाभी, अंदर आइए। सीमा बैठते बैठते इधर उधर नज़र दौड़ाती रही। कुछ ही देर में उसने सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ की हो? पढ़ाई कितनी हुई है? पहले कहाँ रहती थी? सपना मुस्कुराकर जवाब देती रही, लेकिन समझ गई कि ये औरत सिर्फ गपशप के लिए आई है। जाते जाते सीमा बोली, सपना, सोसाइटी में सब एक दूसरे को जानते हैं। अच्छे से रहना, पर ध्यान रखना, यहाँ हर बात जल्दी फैलती है। शाम को राजीव आया तो देखा आरव सपना की गोद में सो रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। राजीव, आरव को बहुत दिन बाद इतनी चैन की नींद आई है। सपना, बच्चा है, बस थोड़ा प्यार चाहिए। उस पल उनके बीच एक छोटी सी लेकिन गहरी समझदारी बन गई। शुरुआत में सपना को राजीव से खुलने में समय लगा। वो नए माहौल में खुद को अजनबी महसूस करती थी, लेकिन राजीव का व्यवहार बहुत सम्मानजनक था। सपना ने ठान लिया था कि मैं आरव को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि उसकी असली माँ नहीं हूँ। दिन बीतते गए। राजीव का व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने कभी सपना पर किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला। आरव धीरे धीरे सपना से इतना जुड़ गया कि हर वक्त उसके साथ ही रहता। एक दिन आरव बीमार पड़ गया। सपना ने सारी रात उसके सिर पर पट्टियाँ रखी, दवा दी और सुबह तक जागती रही। राजीव ने कहा, तुम तो अपने बेटे से भी ज़्यादा इसे संभाला है। सपना ने धीरे से कहा, यह अब मेरा बेटा ही तो है। उस दिन सपना ने मन ही मन तय कर लिया, मैं आरव को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। मेरी कोख भले खाली रहे, लेकिन ये बच्चा कभी ममता से खाली नहीं होगा। सपना और राजीव की ज़िंदगी में खुशियाँ थी। आरव थोड़ा बड़ा हो चुका था और हर किसी से कहता, मेरी मम्मा ही मेरी असली मम्मा है। सपना जानती थी उसका बचपन चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुख है एक परिवार जो उसका अपना है। एक दिन मामी का फ़ोन आया, तो कैसी चल रही है रानी बहू की नई ज़िंदगी? सपना, ठीक है मामी, सब अच्छे हैं। मामी हल्की हंसी के साथ, अच्छा अच्छा, बस याद रखना जब भी ज़रूरत पड़े अपने मामा मामी को मत भूलना। सपना को समझ आ गया ये याद रखना दरअसल पैसों की उम्मीद है। वो चुप रही, लेकिन मन में जानती थी कि ये भांजी का रिश्ता सिर्फ औपचारिकता का है। एक हफ्ते बाद सोसाइटी की महिलाओं की कीर्तन सभा हुई। सीमा ने सपना को भी बुला लिया। वहाँ कई औरतों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ मुस्कुराई तो कुछ ने फुसफुसाकर बातें की। पहली औरत, ये नई बहू है। दूसरी औरत, हाँ सुना है गरीब घर की है और विधु से शादी हुई है। पहली औरत, अरे वाह, जल्दी जल्दी उन्नति कर ली। सपना ने सुन लिया, लेकिन उसने चेहरे पर कोई असर नहीं आने दिया। वो समझ चुकी थी इस नए माहौल में सिर्फ राजीव और आरव का दिल जीतना ही काफ़ी नहीं,
बल्कि आसपास के लोगों की नज़रों का सामना भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे आरव सपना के साथ खुलने लगा। उसका आरव के साथ अनोखा बंधन जुड़ गया था। वो स्कूल से लौटकर उसे अपने दिन भर की बातें बताता, साथ बैठकर होमवर्क करता और रात को सोने से पहले उससे कहानियाँ सुनता। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी ना? पहले तो पापा कहते थे कि मम्मा आसमान में हैं। सपना ने उसे गले से लगा लिया। हाँ बेटा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, कहीं दूर नहीं जाऊंगी। कुछ महीने बीते। सोसाइटी की औरतें अक्सर पूछती, अरे सपना बहू, अपना बच्चा कब करोगी? सपना, मेरा बच्चा तो है आरव। राजीव भी कभी दबाव नहीं डालते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने हौले से कहा, अगर तुम चाहो तो हम एक और बच्चा कर सकते हैं। सपना, नहीं राजीव, मेरी ममता आरव के लिए ही है। मैं नहीं चाहती कि वो कभी अकेला महसूस करे। कि जब मामा मामी को पता चला कि सपना अब ऐशो आराम में रह रही है तो वे फिर उसके करीब आने लगे। एक दिन मामी मिलने आई और मिठाई का डिब्बा रखते हुए बोली, अरे अब तो तेरी कोक सूनी मत रख, वरना सारा माल किसके लिए छोड़ेगी? सपना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जिसके लिए मेरी कोक सूनी है उसी के लिए मेरा दिल भरा है, आरव के लिए। मामी नाक सिकोड़ते हुए, पराया खून है। सपना तेज नजरों से, पराया खून नहीं, मेरा बेटा है और खून से बढ़कर रिश्ता दिल का होता है मामी। देखो, अगर अपना बच्चा होगा तो तुम्हें भी सहारा रहेगा, वरना ये पराया कभी भी पलट गया तो? सपना, मामी सहारा खून से नहीं परवरिश से मिलता है। धीरे धीरे उन्होंने देख लिया कि सपना अपने फैसले से नहीं हटेगी। एक रविवार की सुबह मामा मामी अचानक बिना बताए आ पहुँचे। सपना को देखकर मामी ने ऐसे गले लगाया जैसे बरसों बाद बेटी से मिल रही हो। मामी, अरे हमारी सपना तो और भी सुंदर हो गई है। मामा, सपना बेटी, दामाद जी कहाँ है? राजीव ने सम्मान से उनका स्वागत किया। आइए आइए, आप लोगों तो हमें भूल ही गए थे। मामी मीठी मुस्कान के साथ बोली, अरे नहीं बेटा, बस काम काज में फंस गए थे, सोचा भांजी को देख आए। सपना के दिल में हल्की सी चुभन हुई। उन्हीं मामा मामी के कारण उसने अपना बचपन नौकरानी बनकर बिताया था। रात को जब सब खाना खा रहे थे, मामी ने बातों बातों में कहा, राजीव बेटा, तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है ना? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भगवान की कृपा है। मामा ने बीच में ही जोड़ा, वैसे हमें भी थोड़ी मदद चाहिए थी, हमारी बेटी रानी के लिए। सपना चौंक गई। रानी? मामी ने आगे कहा, हम सोच रहे हैं कि रानी को भी कहीं सेट कर दे, अगर आप अपने किसी जान पहचान वाले से उसकी शादी करा दे तो? राजीव ने सहजता से कहा, अरे इसमें क्या मुश्किल है, आप रानी को यहाँ भेज दीजिए, मैं देख लूँगा। सपना ने तुरंत टोका, मामा मामी, इसकी क्या ज़रूरत है, आप लोग खुद भी अच्छे रिश्ते देख सकते हैं। मामी ने उसकी तरफ घूर कर देखा, अरे हम तो तुम्हें अपना समझकर कह रहे हैं, वैसे भी इस सोसाइटी में तुम्हारे ही घर रहकर रानी को जल्दी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। एक हफ्ते बाद रानी उनके घर आ पहुंची। शुरुआत में वो बहुत मीठा व्यवहार करती रही, आरव के साथ खेलना, सपना के कान में मदद करना और राजीव की तारीफ़ें करना। लेकिन धीरे धीरे सपना को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। रानी अक्सर राजीव के जॉब के बारे में पूछती, जीजा जी आप तो बहुत अच्छी सैलरी लेते होंगे ना? जीजा जी आपके क्लाइंट्स आपसे मिलने घर भी आते हैं क्या? जीजा जी आपको खाने में क्या क्या पसंद है? सपना को लगने लगा कि रानी का मकसद सिर्फ शादी का रिश्ता ढूंढना नहीं, बल्कि राजीव के नज़दीक आना है। एक शाम सपना रसोई में थी, तभी ड्राइंग रूम में उसे रानी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो चुपके से पास गई। रानी राजीव से कह रही थी, जीजा जी आप तो बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह लगते हैं। दीदी तो बहुत खुशकिस्मत है जो आप जैसा पति उन्हें मिला। राजीव ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। सपना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। रानी अब अक्सर घर में सपना की गैर मौजूदगी में राजीव के साथ बैठकर गपशप करने लगी थी। मामी फ़ोन पर रोज़ रानी से बात करती और उसे सलाह देती, देख सपना ने तो हमारी कोई कदर नहीं की, तू अब अपना फ़ायदा देख। राजीव जैसा पति पाकर उसकी ज़िंदगी बन गई, लेकिन अगर तू चाहे तो सब कुछ तेरा हो सकता है।
सपना को एक दिन गलती से मामी और रेखा की फ़ोन पर हुई ये बात सुनाई दी। उसका दिल जैसे टूट गया। क्या उसकी बहन अब उसकी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही थी? एक दिन राजीव ऑफिस जाने ही वाले थे कि सपना रानी ने कहा, जीजा जी मुझे भी मार्केट जाना है, अगर आप छोड़ दें तो। राजीव ने सहजता से हाँ कर दी। सपना ने सोचा, कोई बात नहीं, आखिर मेरी बहन ही तो है। लेकिन शाम को पड़ोस की सीमा भाभी ने सपना से हंसते हुए कहा, अरे आज तो तुम्हारे पति एक खूबसूरत लड़की के साथ मार्केट में घूम रहे थे, मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए। सपना का चेहरा उतर गया। रात को उसने राजीव से पूछा, आप रानी के साथ अकेले मार्केट क्यों गए थे, मुझे भी बुला लेते। राजीव ने हल्के स्वर में कहा, अरे वो तो बस उसे ज़रूरत की कोई चीज़ लेनी थी इसीलिए। देखो, कोई गलत मतलब मत निकालो। लेकिन सपना के मन में शक की चिंगारी जल चुकी थी। रानी ने अब एक और चाल चली। एक दिन जब राजीव घर पर थे, सपना जानबूझकर किचन में व्यस्त थी। रानी ने राजीव को चाय दी और साथ ही हल्के से कहा, जीजा जी आपसे एक बात कहूँ, पर दीदी को मत बताइएगा। राजीव चौंक गए। रानी शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि दीदी की जगह मैं होती तो। राजीव हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत रानी को डांटते हुए कहा, रानी ये कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी साली हो और सपना मेरी पत्नी। दोबारा ऐसी बात भूल के भी मत कहना। रानी चुप रह गई, लेकिन भीतर ही भीतर उसने ठान लिया कि अब वो सपना को इस घर से निकाल कर ही रहेगी। अगले दिन रानी ने सपना से कहा, दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, और प्लीज़ मुझ पर शक मत करना। जीजा जी मुझे बार बार बोलते हैं कि तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या राजीव ऐसा कह सकते हैं? रानी ने गंभीर चेहरे से कहा, मुझे भी अजीब लगा, लेकिन शायद आपको बताना ज़रूरी था। सपना अब भीतर ही भीतर राजीव से दूर होने लगी। रात को राजीव ने महसूस किया कि सपना उनसे बिना वजह नाराज़ है। क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? सपना ने गुस्से में कहा, आप ही बताइए, आप रानी के साथ इतना समय क्यों बिताते हैं? राजीव समझ गए कि कहीं ना कहीं रानी ने कुछ खेल किया है। उन्होंने गुस्से में कहा, सपना तुम्हें मुझ पर शक है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सपना के मन में जो जहर बोया गया था वो आसानी से निकलने वाला नहीं था। अगले हफ्ते राजीव ऑफिस में थे और सपना कपड़े अलमारी में रख रही थी। तभी उसे रानी का फ़ोन कमरे में रखा हुआ सुनाई दिया। मामी की आवाज़ आ रही थी, रानी जल्दी कर, सपना को राजीव से दूर कर दे, फिर देख ये घर और दौलत दोनों हमारे होंगे। सपना के कानों में जैसे बिजली कड़की। उसे अब सारा सच समझ आ गया। रानी और मामा मामी उसकी खुशियां बर्बाद करने की साजिश कर रहे थे। सपना ने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ सहन नहीं करेगी, बल्कि रानी और मामा मामी को उनकी औकात दिखाएगी। उसने तुरंत राजीव को कुछ नहीं बताया, बल्कि अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान रखी जिससे रानी को शक ना हो। उस रात रानी कमरे में आई तो सपना ने सहज भाव से कहा, रानी कल मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों शॉपिंग चले। रानी की आंखों में चमक आ गई। हाँ दीदी, क्यों नहीं। उसे लगा शायद सपना फिर से उसके भरोसे में आ गई है। अगले दिन सपना ने रानी को शहर के सबसे बड़े मॉल में ले जाकर खूब शॉपिंग करवाई। रानी बार बार कह रही थी, दीदी आप तो बहुत दिल खोल कर खर्च करती हैं, जीजा जी की कमाई का सही इस्तेमाल करती हैं। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभी तो और भी मज़ा आएगा। आज शाम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें हमारे परिवार और कुछ खास मेहमान आएंगे। रानी को भनक भी नहीं थी कि सपना ने उसी शाम मामा मामी और बाकी रिश्तेदारों को भी बुलाया है, ताकि सबके सामने सच्चाई उजागर हो सके। शाम होते होते घर मेहमानों से भर गया। राजीव थोड़ा हैरान थे कि अचानक पार्टी क्यों। सपना ने बस मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही थोड़ी खुशियां बांटने का मन था। जब सब लोग हंस बोल रहे थे तभी सपना ने कहा, आज मैं आप सबको अपने दिल की एक बात बताना चाहती हूँ। वो कमरे के बीच में खड़ी हुई और बोली, मेरे मामा मामी जिन्होंने मुझे बचपन से नौकरानी की तरह रखा, आज भी मेरी ज़िंदगी और घर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। और इसमें मेरी बहन
रानी भी शामिल है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मामा मामी चौंक गए। अरे ये तू क्या कह रही है? सपना ने अपना मोबाइल निकाला और स्पीकर ऑन कर दिया। उसने मामी की वो रिकॉर्डिंग गूंज उठी। रानी जल्दी कर, सपना को राजीव से दूर कर दे, फिर देख ये घर और दौलत दोनों हमारे होंगे। राजीव ने सुना तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने रानी की ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरे घर और रिश्ते तोड़ने की कोशिश की और मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता था। रानी चुप रही, लेकिन मामी बोली, हमने जो किया तेरे भले के लिए किया। सपना ने तीखे स्वर में कहा, भला मेरा भला करके अपना घर बनना चाहती थी आप लोग? राजीव ने वही फैसला सुनाया, आज के बाद तुम लोग इस घर में कदम नहीं रखोगे और रानी तुम्हारा यहाँ रहना अब मुमकिन नहीं। रानी और मामा मम्मी का चेहरा उतर गया और वो बिना कुछ बोले घर से निकल गए। उस रात राजीव ने सपना का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने वक्त रहते तुम्हारे मन की बात नहीं समझी। सपना ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब सब ठीक है, मुझे बस तुम्हारा और हमारे बेटे का साथ चाहिए। मामा मामी जो अब भी रानी का पक्ष ले रहे थे, शर्म से घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इस घटना को बीते अब 1 साल हो गए थे। एक दिन राजीव बाहर लॉन में अखबार पढ़ रहे थे। मामा मामी दोनों उनके पास आए और माफ़ी मांगने लगे और शुरू हो गई मीठी मीठी बातें। राजीव बेटा, अब तो आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी बेटी से भूल हो गई थी, वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मामी, देखो हम तो सपना को अपनी बेटी की तरह पालते आए हैं। राजीव को अजीब लगा, कितने बेशर्म लोग हैं, इतना सब होने के बाद भी मुंह उठाकर चले आए और अब अचानक इतने अपनापन से बात कर रहे हैं। चाय पीते पीते असली बात सामने आ गई। मामा, राजीव बेटा, दरअसल हमारे घर की छत बहुत पुरानी हो गई है, सोचा था कि इस बार मरम्मत करवा ले, लेकिन पैसों की थोड़ी कमी है। राजीव ने सीधे सीधे जवाब दिया, मामा जी फ़िलहाल मैं बड़ी रकम नहीं दे सकता। मामी ने तुरंत नज़र सपना की तरफ घुमाई, जैसे कहना चाहती हो अपने पति को राजी कर पैसे देने के लिए, लेकिन सपना ने चुप्पी साध ली। उसके मन में ये बात साफ थी कि ये लोग सिर्फ अपने मतलब से आए हैं। कुछ दिनों बाद सीमा फिर आ धमकी। सीमा, अरे बहन, सुना तेरे मामा मामी आए थे? सपना, हाँ बस मिलने आए थे। सीमा मुस्कुराते हुए, मिलने या कुछ मांगने? सपना को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सीमा जैसे ही गई, शकुंतला ने धीरे से कहा, बहू रानी, यहाँ जितना कम बोलो उतना ही अच्छा है। एक रात राजीव घर आया तो थोड़ा नाराज़ था। सपना, तुम्हारे मामा मामी ने फिर फ़ोन किया है, कह रहे थे कि सपना बेटी ने कहा है कि आपसे पैसा उधार मांग ले। सपना, मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। राजीव, लेकिन ये बार बार मुझसे पैसे मांगना सही नहीं, तुम उन्हें समझा क्यों नहीं देती? सपना, समझाने से भी क्या होगा, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। राजीव का चेहरा कठोर हो गया। सपना, मैं अपना घर किसी का एटीएम नहीं बनने दूंगा। ये पहली बार था जब दोनों के बीच इतनी बात कड़वी हुई। सपना को लगा कि जैसे उसे अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। अगले दिन आरव ने सपना से पूछा, मम्मा, पापा आपसे नाराज़ हैं क्या? सपना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, बस कभी कभी बड़े लोग बहस कर लेते हैं। लेकिन भीतर से सपना का दिल भारी था। उसे डर था कि अगर मामा मामी की चालें जारी रही तो ये रिश्ता टूट सकता है। कुछ दिनों बाद मामी का फ़ोन आया। मामी ने धमकी भरे स्वर में कहा, सपना, तू हमारे एहसानों को कैसे भूल गई? तेरे माँ बाप के मरने के बाद हमने तुझे बेटी की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी की, और आज तू हमारी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकती? सपना बिना कुछ कहे फ़ोन रख देती है और मन ही मन कहती है, मामी मुझे याद मत दिलाओ कि आपने मुझे किस तरह अपने घर में रखा था, सिर्फ एक नौकरानी का दर्जा दिया था, और अब तो आप लोग सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। एक सुबह सपना घर के आंगन में पौधों को पानी दे रही थी, तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाहट हुई। दरवाज़ा खोलते ही मामा मामी और उनका बेटा मुकेश अंदर घुस आए। मामी, कितना घमंड आ गया है तुझे सपना, हम तेरा पालन पोषण नहीं करते तो तू आज यहाँ ऐसे ठाठ से नहीं बैठी होती। मामा, बेटी, राजीव को कह दे कि हमें 50,000 रुपये चाहिए बस। मुकेश ने भी कहा, हाँ बहन,
तुझे थोड़ी तो मदद करनी ही चाहिए। हमारे तुझ पर कितने एहसान हैं। सपना ने गहरी सांस ली। मामा जी, मामी जी और मुकेश भैया, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए बलिदान दें। आपने जो किया वो आपकी अपनी बहन के लिए था, मेरे लिए नहीं। मामी का चेहरा लाल हो गया। हमारा दिमाग मत खराब कर, वरना तेरी ही सोसाइटी में तेरी ऐसी बदनामी करेंगी कि तेरे घर वाले भी तुझसे नफरत करने लगेंगे। उस शाम सपना ने राजीव को छत पर बुलाया। हल्की हवा चल रही थी लेकिन सपना के अंदर तूफान था। राजीव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बचपन से लेकर शादी तक मामा मामी ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मैं कभी बताना नहीं चाहती थी लेकिन अब मजबूर हूँ। सपना ने सब कुछ बताया। कैसे उसे नौकरानी की तरह रखा गया, बासी खाना खिलाया गया, स्कूल छुड़वाया गया और अब वे उसके सुख देखकर जल रहे हैं। राजीव चुपचाप सुनता रहा, फिर उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। अब मुझे समझ में आया कि वे ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं। सपना, अब ये लोग हमारे घर के दरवाजे तक नहीं आएंगे। कुछ ही दिनों में सोसाइटी में अफवाह फैलने लगी। सपना ने अपने सगे मामा मामी को अपमानित करके घर से निकाल दिया। पति की कमाई पर इतराती है, मायके वालों को भूल गई। सीमा ने तो जैसे मिर्च मसाला डालकर पूरी सोसाइटी में गपशप फैला दी। एक दिन सपना ने खुद सीमा भाभी से सामना किया। सीमा भाभी, सुना है आप मेरी बहुत चिंता कर रही हैं सोसाइटी में। सीमा, अरे बहन, मैं तो बस लोगों को समझा रही थी। सपना, अच्छा, तो ये पति की कमाई पर इतराना वाला डायलॉग भी समझाने में ही निकला था। सीमा सकपका गई और बिना जवाब दिए चली गई। इसी तनाव के बीच आरव ने सपना को एक छोटा सा कार्ड दिया। मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सपना की आंखें भर आई। आरव की मासूमियत फिर जीत गई। उसे लगा यही उसकी असली परिवार है, राजीव और आरव। ललिता मामी और मुकेश एक बार फिर आए। सुरेश मामा नहीं आए थे लेकिन इस बार राजीव ने दरवाजे पर ही रोक दिया। देखिए, सपना मेरी पत्नी है, उसकी इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। अगर आपने आगे से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वे लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। सपना को लगा जैसे उसकी आत्मा से एक बोझ उतर गया हो। ललिता मामी और उनके परिवार से छुटकारा मिलने के बाद सपना ने जैसे चैन की सांस ली। अब सुबह उसकी शुरुआत आरव की खिलखिलाहट से होती और शामें राजीव के साथ चाय के प्यालों में घुली बातें लाती। एक दिन राजीव ने कहा, सपना, मुझे लगता है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर वो पुरानी चमक वापस लानी है। सपना हंसकर, तो फिर तैयार रहिए, मैं लिस्ट बनाने लग रही हूँ। और हाँ, शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। राजीव मजाक में, बस यही डर था, घूमने से ज़्यादा बिल से डर लगता है। आरव पास में बैठा हंसने लगा। पापा, मम्मा तो वैसे भी सबसे सुंदर है, लेकिन मम्मा को और सुंदर दिखाने के लिए अच्छे अच्छे ड्रेस तो चाहिए ही ना। सपना, देखा राजीव, मेरा बेटा कितना समझदार है, अपनी मम्मा की साइड लेकर बोलता है, और आप में तो बिल्कुल समझ है ही नहीं। उधर मामी और मुकेश ने एक और हथकंडा अपनाया। सपना को बदनाम करना शुरू कर दिया। जिस लड़की को हमने अपनी बेटी समझ के पाला, आज जब वो थोड़े पैसे वाली हो गई तो हमसे ही रिश्ता तोड़ दिया। बड़ी ही स्वार्थी और खुदगर्ज निकली सपना तो। सपना अब उनकी बातों को अनसुना करने लगी थी। अब वह अपनी दुनिया में खुश थी। उसे किसी की भी फिक्र नहीं थी। पड़ोसी कहते हैं, सपना जैसी माएँ तो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। सौतेले बेटे के लिए अपनी कोख सूनी करके रखी है। लेकिन ये बात सपना तक पहुँचते ही उसने ठहाके लगाकर कहा, कमाल है, अब मेरे बच्चे कब और कैसे होंगे ये भी बाहर वाले तय करेंगे। राजीव भी मुस्कुराकर बोला, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है उनकी बातों को दिल पर ना लेना। एक दिन मामा मामी ने उनकी कॉलोनी वालों की मीटिंग में सपना को नीचा दिखाने की कोशिश की। हमारी भांजी हमें भूल गई है, हमने इसे पाला और ये हमें पहचानती ही नहीं। सपना खड़ी हो गई। हाँ, आपने पाला, लेकिन किस तरह? बासी खाना, पुराने कपड़े, अपमान, ये सब भी गिनाऊं क्या? अगर आज मैं खुश हूँ तो ये मेरी मेहनत और मेरे पति का साथ है, आपका नहीं। सब चुप हो गए। कुछ लोगों ने ताली भी बजाई। मामा मामी का चेहरा उतर गया जैसे सारा खेल बिगड़ गया हो।
आरव ने स्कूल में मदर्स डे पर सपना के लिए कविता लिखी। माँ, तुम हो तो घर में रोशनी है, तुम हंसो तो जैसे बारिश हो जाती है। सपना ने उसे गले से लगा लिया। तुमको पाकर मैंने सच्चा संतान सुख पा लिया है, अब मुझे किसी की भी चाह नहीं है। राजीव एक तरफ खड़ा ये दृश्य देखकर भावुक हो गया। मामा के व्यापार में घाटा पड़ गया। जिन रिश्तेदारों के आगे वे शेखी बघाड़ते थे वही अब उनसे दूरी बनाने लगे। मामी ने एक दिन फ़ोन करके मदद मांगी। सपना, थोड़े पैसे चाहिए, बाद में लौटा देंगे। सपना, मामी, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत होती है जो आपने मुझे कभी नहीं दी। माफ़ कीजिए, मदद नहीं कर पाऊँगी। फ़ोन कटते ही सपना ने महसूस किया उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह उसकी अपनी है, बिना किसी के दबाव के। एक दिन राजीव ने सपना से कहा, तुम्हारे अंदर लोगों की मदद करने का जो जज्बा है उसे दुनिया के सामने क्यों नहीं लाती? सपना, तुम सही कहते हो, मैं उन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो अपने ही घर में पराई बना दी जाती हैं। राजीव की मदद से सपना ने एक एनजीओ खोला, अपना घर। यहाँ अनाथ लड़कियों को पढ़ाई, खाना और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। एनजीओ का उद्घाटन बड़े धूमधाम से हुआ, मीडिया भी आई। सपना स्टेज पर भाषण दे रही थी, तभी भीड़ में मामा मामी और मुकेश दिख गए। सपना माइक पर सीधा मामा मामी को देखकर, आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने दर्द को ताकत में बदलना सीखा। जिन्होंने मुझे कभी बोझ समझा उन्होंने अनजाने में मुझे मजबूत बना दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। मामा मामी ने नज़रें झुका ली। वक्त बीतता गया। आरव ने अपने स्कूल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेडल लेते समय उसने कहा, ये मेडल मेरी मम्मा के नाम है, जिन्होंने मुझे सिर्फ जन्म से नहीं अपने दिल से अपनाया। सपना की आंखें नम हो गई और राजीव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उधर मामा का काम पूरी तरह ठप हो गया था। मामा मामी का बेटा मुकेश भी अपने माँ बाप की तरह बहुत ही चालाक और लालची किस्म का था। एक दिन सपना के एनजीओ में एक बुजुर्ग आदमी मदद लेने आया। सपना ने उसे देखा तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उस आदमी की आंखें हूबहू वैसी ही थी जैसी उसकी अपनी। सपना मन में, ये कौन है और क्यों देख रहा है मुझे ऐसे? बातचीत में बुजुर्ग का नाम किशन लाल शर्मा पता चला। बेटी, तेरे एनजीओ के बारे में बहुत सुना है, मदद चाहिए, लेकिन असली मदद तो तुझे देनी है। कुछ दिनों बाद जब किशनलाल ने सपना से अकेले मिलने का समय मांगा तो उन्होंने सच बताया। सपना, मैं तेरा असली बाप हूँ। सपना हैरान, क्या? लेकिन मामा जी ने तो कहा था कि मेरे पिताजी मेरे जन्म लेते ही मर गए थे। किशनलाल आंखों में आंसू लेकर, तेरी माँ और मेरा झगड़ा हो गया था, मैं घर छोड़कर चला गया। जब लौटा तो तेरी माँ ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया और कहा कि मैं मर चुका हूँ तेरे लिए। सपना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सपना ने मामा से जाकर पूछा, आपने क्यों कहा था कि मेरे पिता का देहांत हो गया था? मामा थोड़ा घबरा कर, क्योंकि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर भाग गया था और हम तुम्हें उन्हीं की। मामा थोड़ा घबरा कर, क्योंकि वे तुम्हारी मामा को छोड़कर भाग गए थे और हम तुम्हें उनकी गंदी परछाई से दूर रखना चाहते थे। सपना कड़वे लहजे में, दूर? या फिर मुझे सच बताने से डरते थे कि मैं आपके एहसान के बोझ से आज़ाद हो जाऊं? सपना के सामने अब मुश्किल थी, क्या वो अपने असली पिता को अपनाए या नहीं। राजीव ने उसे समझाया, सपना, एक बार टूटे हुए रिश्तों को मौका देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। धीरे धीरे सपना ने अपने पिता को अपना लिया। किशनलाल ने भी अपनी सारी जमा पूंजी एनजीओ को दे दी और वहीं रहने लगे। ये देखकर सुरेश मामा और ललिता मामी के होश उड़ गए। अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया। अरे, हमने तो सोचा था कि सपना कभी अपने बाप को अपनाएगी ही नहीं। सपना के घर का माहौल अब सुखमय था। आरव की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी, राजीव का भी प्रमोशन हो गया था और सपना का एनजीओ अब शहर में नाम कमा चुका था। मगर मामा मामी और उनके बेटे मुकेश और रानी की जलन अब सिर चढ़कर बोल रही थी। मामी एक दिन मुकेश से बोली, सपना तो ऐश में है, तो फिर हम हार क्यों मानते हो? मुकेश, तो फिर हार मानते क्यों हो? इस बार ऐसा खेल खेलेंगे कि उसके घर में ही बवाल हो जाए।
राजीव और सपना की शादी की सालगिरह थी। पूरा घर सज रहा था। बगीचे में रंग बिरंगे लाइट्स, फूल और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे जिनमें सपना, राजीव और आरव के फ़ोटो थे। राजीव सपना के पास आया। तुम्हें याद है जब मामा मामी ने तुम्हारी शादी करवाई थी तो तुम कितनी डरी हुई थी? सपना हल्की मुस्कान के साथ, डर तो था लेकिन आज लगता है वो डर मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। पार्टी शुरू होने से पहले सपना को एक फ़ोन आया। फ़ोन शहर के एक कलेक्टर का था। सपना जी, आपको बताने में गर्व हो रहा है कि आपका एनजीओ अपना घर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सपना खुश होकर, ये सिर्फ मेरा नहीं मेरे पूरे परिवार का सम्मान है। ये खबर फैलते ही पार्टी में तालियों की गूंज हो गई। राजीव ने स्टेज पर सपना को बुलाकर कहा, राजीव, मेरी पत्नी ने मुझे सिर्फ परिवार ही नहीं एक मिशन भी दिया है। मैं गर्व से कह सकता हूँ ये औरत सिर्फ मेरी पत्नी नहीं एक देवी भी है। अचानक गेट पर हलचल हुई। मामा मामी आए थे लेकिन उनके चेहरे पर पहले वाली अकड़ नहीं थी बल्कि झुकाव और शर्म थी। सपना चुप रही लेकिन राजीव ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। मामी धीरे से, सपना, हमसे बहुत गलतियाँ हुई। मामा, हमारा लालच हमारे अपने ही हाथ काट गया। सपना गंभीर स्वर में, आपकी वजह से मैंने बहुत सहा लेकिन शायद आपकी ही वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अगर वो दर्द ना होता तो मैं इतनी मजबूत नहीं बनती। आरव ने मामा मामी के लिए प्लेट में खाना लगवाया। पार्टी में जब केक कटा तो राजीव ने सबसे पहले सपना को फिर आरव को खिलाया। माँ, आप वादा करो चाहे जो हो जाए हमारा ये परिवार हमेशा ऐसा ही रहेगा। सपना आंखों में नमी के साथ, ये वादा नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। रात के अंत में सपना आंगन में बैठी तारों को देख रही थी। राजीव पीछे से आया। क्या देख रही हो? बस सोच रही हूँ कि एक अनाथ बच्ची से लेकर यहाँ तक का सफ़र कितना लंबा रहा। राजीव, लेकिन अब सफ़र अकेला नहीं है। राजीव ने उसका हाथ थाम लिया और आकाश में तारा टूटा। सपना ने मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान मुझे ये परिवार देने के लिए। एनजीओ अपना घर के काम में सपना दिन रात लगी हुई थी। वो अब सिर्फ अनाथ बच्चों की ही नहीं बल्कि विधवाओं और बेसहारा औरतों के लिए भी काम कर रही थी। राजीव ने कई बार कहा, तुम खुद को इतना मत थकाओ, थोड़ा अपने लिए भी जी लो। सपना मुस्कुराते हुए, तुम्हारे लिए और आरव के लिए जीना ही तो मेरा अपना जीना है। हालांकि पार्टी में मामा मामी और मुकेश ने माफ़ी मांग ली थी लेकिन लालच का कीड़ा अभी भी जिंदा था। मामी ने एक दिन अकेले में सपना से कहा, सुन, तेरे पास इतना पैसा है, इतना नाम है, तेरे अपने बच्चे नहीं तो तेरे बाद सब किसका होगा? सपना कड़क आवाज़ में, अपना घर का, और इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें बार बार नहीं दूंगी। राजीव को ये बात पता चली तो उसने सपना का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, देखो परिवार की ताकत यही है, जितना कोई तोड़ने की कोशिश करेगा हम उतना मजबूत होंगे। तुम्हें किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सपना, मुझे सफाई नहीं देनी, बस ये एहसास दिलाना है कि मैं अब वही बच्ची नहीं रही जो उनके बचे हुए खाने पर जिंदा रहती थी। धीरे धीरे समय सरकता गया। आरव अब 15 साल का हो चुका था। एक दिन सपना ने देखा कि वो स्कूल से उदास लौटा है। सपना, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस सब कहते हैं कि मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ। सपना का दिल बैठ गया। उसने उसे गले लगाया। दिल का रिश्ता खून से नहीं अपनेपन और प्रेम से बनता है। लेकिन मम्मा, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं आपका बेटा हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। एक दिन ललिता मामी सपना से मिलने के बहाने घर आई और मामी ने आरव के कान भरने की कोशिश की। देख बेटा, तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती है लेकिन जब तेरी माँ का अपना बच्चा हो जाएगा तब देखना वह तुझे बिल्कुल प्यार नहीं करेगी। आरव ने गुस्से से जवाब दिया, मामी आप भूल रही हैं कि ये मेरा घर है और वे मेरी मम्मा है। मैं अपने मम्मा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगी। मामी का चेहरा उतर गया लेकिन उनकी चालबाजी ख़त्म नहीं हुई। एनजीओ में काम करते हुए सपना को एक लड़की मिली थी, आर्या। आर्या राजीव के बचपन के दोस्त राकेश की बेटी थी। उसके माता पिता का देहांत हो गया था। आर्या का इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। आर्या में सपना को अपना बचपन दिखा। उसने राजीव से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम आर्या को गोद लें। तुम्हारा फैसला मेरा फैसला है सपना,
लेकिन आरव इस फैसले से परेशान हो गया। माँ, मैं बुरा नहीं मान रहा, लेकिन मुझे डर है कि आपका सारा प्यार अब उस पर चला जाएगा। सपना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्यार बांटने से कम नहीं होता बेटा। मामा मामी को जैसे ही पता चला कि सपना ने आर्या को गोद लिया है, उन्होंने सब लोगों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सपना को अपने खून का बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन अनजान बच्चों को घर में भर रही है। राजीव ने एक दिन गुस्से में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इनसे हमेशा के लिए नाता तोड़ दें। सपना ने गंभीर होकर कहा, नाता तोड़ना आसान है, लेकिन इनको ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि उनका लालच अब किसी पर असर नहीं करेगा। आर्या घर में आते ही सबके साथ घुल मिल गई, लेकिन आरव को लगता था कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। एक दिन कॉलेज से लौटते समय आरव ने देखा कि आर्या अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए आ रही है। आरव तंज कसते हुए, अरे वाह, अभी आई हो और सोसाइटी में इतनी पॉपुलैरिटी। आर्या, भाई ये जलन है या चिंता? ना जलन है ना चिंता, बस ध्यान रखो ये घर किसी ड्रामे का मंच नहीं है। सपना ने दोनों को देखा और समझ गई कि मामला संभालना पड़ेगा। आरव, आर्या तुम्हारी बहन है और आर्या तुम्हें भी इस घर की गरिमा समझनी होगी। मुकेश को पता चला कि सपना एक बड़ी ज़मीन एनजीओ के नाम करने वाली है। मुकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर ये ज़मीन एनजीओ के नाम से निकल गई तो हमारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। मामी, तो फिर हमें आरव को अपने पाले में करना होगा। उसके कान में ऐसा जहर घोलेंगे कि वो खुद ज़मीन अपने नाम करवा ले। मुकेश आरव से मिलने कॉलेज पहुंचा। बेटा, ये सब अच्छा है, लेकिन सोच, कल को तेरी माँ की संपत्ति सब एनजीओ में चली जाएगी तो तेरा क्या होगा? आरव थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर कहा, मुकेश मामा, मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, ना कि आपके जैसा। मुकेश का चेहरा देखने लायक था। एक रात एनजीओ में आग लग गई। पुलिस की जांच में पता चला कि आग लगाई गई थी। राजीव को शक था कि इसमें मुकेश का हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। सपना बच्चों को बचाने में खुद जलने से बची, लेकिन धुएं से उसकी तबीयत बिगड़ गई। आग की घटना के बाद सपना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, मैं अपनी सारी संपत्ति, अपना घर ट्रस्ट के नाम करती हूँ और इसके वारिस मेरे बेटे आरव और बेटी आर्या होंगे। पूरा शहर हैरान था। मुकेश और मामी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कुछ साल बाद आरव ने कॉलेज में टॉपर बनकर सपना को गर्व का मौका दिया। आर्या भी पढ़ाई में अच्छा करने लगी और दोनों भाई बहन में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन आरव ने सपना से कहा, मम्मा, अब मैं समझता हूँ कि खून का रिश्ता नहीं बल्कि दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। सपना ने दोनों को गले लगाकर कहा, तुम दोनों ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। मुकेश और मामी ने कई महीनों तक कोशिश की कि सपना के खिलाफ कुछ बड़ा सबूत जुटा ले, लेकिन हर बार नाकाम हुए। एक दिन मामी ने मुकेश से कहा, अब तो लगता है किस्मत भी हमारे दुश्मन हो गई है। मुकेश, अरे किस्मत नहीं, सपना ने हमारे सामने अपना किला मजबूत कर लिया है। उन्होंने आखिरी बार कोशिश करने का प्लान बनाया, सपना के ट्रस्ट में गड़बड़ी का झूठा केस डालना। लेकिन राजीव को खबर लग गई कि उसने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने जांच की और मुकेश को कोर्ट में पेश होना पड़ा। सपना ने कोर्ट में सिर्फ इतना कहा, रिश्ते अगर सिर्फ मतलब के लिए हो तो उनका टूटना ही अच्छा है। मामा मामी और मुकेश की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मोहल्ले में लोग पीठ पीछे कहने लगे, अब इन्हें कोई पानी भी नहीं पिलाएगा। कोर्ट में हारने और मोहल्ले में बदनामी होने के बाद भी मुकेश ने हार नहीं मानी। मुकेश ने शराब की गिलास को मेज पर पटकते हुए कहा, जब तक सपना की ज़िंदगी में जहर नहीं घोलूंगा चैन से नहीं मिलेगा। मामी, इस बार हमें उसके दिल पर वार करना होगा, सीधे परिवार के बीच फूट डालनी होगी। उन्होंने एक पुराना राज ढूंढ निकाला, राजीव की पहली पत्नी की मौत का असली कारण। वो बातें जो सिर्फ अस्पताल के रिकॉर्ड में थी और किसी को मालूम नहीं थी। मामी ने सपना को फ़ोन करके मिलने बुलाया। जब सपना पहुंची तो मामी ने एक फ़ाइल उसके सामने सरका दी। ये पढ़, तेरे राजीव की पहली बीवी की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि। सपना ने फाइल खोली और उसमें लिखा था कि पहली पत्नी की डिलीवरी में लापरवाही राजीव के दबाव में हुई, क्योंकि वो बच्चा चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उस समय कमज़ोर थी और डॉक्टर ऑपरेशन से मना कर रहे थे। डॉक्टर का बयान था कि अगर डिलीवरी टाल दी जाती तो उसकी जान बच सकती थी। सपना के हाथ कांपने लगे। ये झूठ है। मुकेश हंसकर, सच को झूठ कहने से वो बदलता नहीं। सोचना बहना, जिस आदमी को तू फरिश्ता समझ रही है उसने अपनी बीवी की जान ली है।
सपना घर लौटी तो राजीव का सामना किया। क्या ये सच है कि तुम्हारी पहली पत्नी की मौत टाली जा सकती थी? राजीव कुछ देर चुप रहा, फिर सिर झुका लिया। मैंने गलती की थी। मैं पिता बनने के लिए अधीर था। डॉक्टर की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और उस गलती का बोझ मैं आज तक ढो रहा हूँ। सपना के भीतर भावनाओं का तूफान था। उसे लगा जैसे जिस नींव पर उसने भरोसा किया वो हिल गई है। इसी उथल पुथल के बीच आर्या कॉलेज से लौटते वक्त एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। कार सीधा उसकी स्कूटी से टकराई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है और कुछ महीनों तक वो चल नहीं पाएगी। सपना पूरी तरह टूट गई। राजीव रात दिन हॉस्पिटल में रहा, लेकिन सपना उससे दूरी बनाए रही। आरव ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, अगर आप दोनों एक नहीं होंगे तो हम सब बिखर जाएंगे। आर्या के इलाज के दौरान सपना को महसूस हुआ कि राजीव की गलती पुरानी थी, लेकिन आज वो हर कदम पर अपने परिवार के लिए खड़ा है। हॉस्पिटल का माहौल भारी था। आर्या व्हीलचेयर पर बैठी थी, आंखों में उदासी और चेहरे पर सवाल। सपना धीरे से उसके पास बैठी। तू मेरी हिम्मत है आर्या, और मैं वादा करती हूँ अब तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। आर्या ने हल्की मुस्कान दी। मम्मा, क्या पापा और आप फिर से वैसे हो सकते हैं जैसे पहले थे? राजीव पीछे खड़ा था, आंखों में नमी लिए। सपना ने उसकी तरफ देखा, दोनों की नज़रें मिली, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। एक रात सपना छत पर बैठी थी। राजीव उसके पास आया और बोला, मेरी गलती ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। सपना ने कुछ पल चुप रहकर कहा, गलतियाँ इंसान से होती है, लेकिन इंसान वही है जो उन्हें सुधारने की हिम्मत रखे। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। दोनों के बीच एक लंबा आलिंगन हुआ और दूर खड़ा आरव मुस्कुराया। कुछ महीनों बाद आर्या धीरे धीरे चलने लगी। घर में फिर से हंसी लौट आई। 10 साल बाद सपना के जीवन में एक और बड़ा दिन आया, आरव की शादी का दिन। पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा था। सपना और राजीव मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। सपना मुस्कुराते हुए, आज मेरा बेटा अपना घर बसा रहा है, लगता है जैसे कल ही गोद में बैठा था। राजीव, और देखो कैसा सीधा साधा जिम्मेदार लड़का बना है, ये तुम्हारी परवरिश का असर है। आरव अपनी दुल्हन अनन्या के साथ मंडप में आया और सीधा सपना के पास गया। माँ, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं चाहता हूँ कि अनन्या भी तुम्हारी तरह बनना सीखे। अनन्या हंसकर, माँ जैसी बनना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। वक्त के साथ मामा मामी की उम्र ढल चुकी थी। एक दिन अस्पताल से फ़ोन आया कि मामी की तबीयत नाजुक थी। सपना उनके पास गई, पास बैठी। मामी एकदम अकेली और टूटी हुई सी थी। सपना, जो तेरे साथ किया वो गलत था, माफ़ कर दे। सपना धीरे से, माफ़ करना आसान है लेकिन भूलना मुश्किल। मामा कमज़ोर आवाज़ में, सपना तू बड़ी हो गई है और मैं छोटा पड़ गया। मामा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। सपना ने उनके हाथ थाम लिए। आप मेरे बड़े हैं और हमेशा रहेंगे। उसने इलाज का खर्च उठाया, क्योंकि सपना ने बदला लेने के बजाय इंसानियत चुनी थी। सपना का एनजीओ अब देश भर में मशहूर हो गया था। लोग सपना दीदी कहकर पुकारते, क्योंकि उसने सैकड़ों लड़कियों की ज़िंदगी संवार दी थी। राजीव, आरव और सपना की तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पर छप गई। प्यार और अपनापन ही है असली परिवार। सपना के चारों ओर उसका परिवार, उनकी खिलखिलाहट, और दूर एनजीओ की इमारत पर लगा बोर्ड चमक रहा था, अपना घर, जहाँ हर बेटी है अपनी। यहाँ सपना ने अपने दर्द को ताकत में बदला, अपने रिश्तों को अपने तरीके से परिभाषित किया और साबित किया कि माँ बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि प्यार देने से होता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।